बार फिर से अपने चैनल Achiever@360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस एटम चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसका ये चैप्टर नंबर मतलब पार्ट आपका 4 है। ठीक है, हम लगभग 2 वीक्स के बाद इस पार्ट 4 को बना रहे हैं। ठीक है, बहुत डिले हो गया क्योंकि थोड़ा तबीयत मेरी सही नहीं थी। ठीक है, लेकिन क्या करना है कि अब हम फिर से आप लोगों को 1 बाय 1 पर डे आपको पार्ट्स इसके लेके आएंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए। इसमें क्या था, रेडियस कैलकुलेशन फॉर अ बोर मॉडल। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि रेडियस को कैलकुलेट करना है कि रेडियस जो इलेक्ट्रॉन्स आपका रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। मैंने यही पढ़ाया और पीछे वाले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जरूर आप पढ़िएगा अगर आप इस पार्ट को समझना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप उन पार्ट्स को पढ़ोगे तभी आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये रेडियस कैलकुलेशन ऑफ बोर मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड में पूछा जाता है रेडियस कैलकुलेशन का क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा, यूपी बोर्ड का पेपर उठा के देखिए जो अभी हो चुका है, उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो इसको सीरियस आप लोग सारे लोग जो अभी बोर्ड देने जा रहे हो लोग देखिएगा जरूर, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका क्या है, न्यूक्लियस हमने यहाँ पे दिया। जेडी आपका क्या है, ये न्यूक्लियस यहाँ पे है और ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v से रिवॉल्व कर रहा है ये चारों तरफ। ठीक है, ये बात है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को हमने आर एन मान लिया, मतलब आर है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो हमको ये पता है कि हम लोग ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो करना क्या है कि हम लोग क्लास 12th में ही फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के आए हैं। ठीक है, उस चैप्टर्स में क्या पढ़ते हैं कि भाई अगर आपका कोई चार्ज है, अगर ये चार्ज जेडी है और ये आपका ई है। ठीक है, मतलब दो चार्जेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हमने मान लो आर मान ली है। ठीक है, दो चार्जेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो उनके बीच में एक फोर्स जनरेट होता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या कूलम्बिक फोर्स बोलते हो। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे कहेंगे कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बीच में एक फोर्स जनरेट होगा जिसको आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलोगे। ठीक है, द फोर्स, यहाँ पे लिखना क्या है कि द फोर्स एक्ट बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो, न्यूक्लियस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगोगे, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मान लिया हमने ये जो हमारा न्यूक्लियस या एटम है वो हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, फ्री स्पेस में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, फ्री स्पेस में, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिया। ठीक, देन उसके बाद आप क्या करोगे, जेडी इंटू ई बाई आर स्क्वायर करोगे। समझ बात आ गई है, जेडी इंटू ई बाई आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जेडी इंटू ई बाई आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखो एक चीज और हम आप लोगों को बताते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू के भी तो लिखते थे। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, के लिख लोगे। समझ बात आ रही है, तो ये के हो जाएगा और ये जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको, तो एफ इज इक्वल टू के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। समझ बात आ गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एफ इज इक्वल टू या के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फर्स्ट समझ में आई बात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या करना है कि अगर यहां तक समझ में आया तो ये चीज हम लोग क्लास 11 में पढ़ते थे कि कोई भी चीज अगर है, कोई भी सर्कुलर मोशन कर रही है, इस तरीके से मान लो हम लोग पढ़ते थे कि मान लो ये आपका ऐसा कुछ सर्कल है और आप इसके राउंड ऐसे कुछ सर्कुलर मोशन कर रहे हो, यहाँ पे उसका रेडियस आर है और ऐसे आप उसके रिवॉल्व, इसका मोशन ये है, तो आप उसके बीच में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होता है। अगर मास है तो उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा होगा तो सेंटर की तरफ एक फोर्स जनरेट होगा जिसको आप लोग क्या पढ़ते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हो। ठीक है, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, समझ बात आ गई यहां तक। तो ये आप पढ़ोगे सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये लिखना है
कि व्हेन इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus, then a centripetal force will occur। ठीक है, ये तो बात पढ़ समझते हैं ना कि कोई भी जब भी आप सर्कुलर मोशन करते हो तो एक आप सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाते हो, जिसको आप उस फोर्स का क्या नाम होता है, सेंट्रीपिटल। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहा होगा तो सेंटर की तरफ एक फोर्स जनरेट होता होगा, जिसको आप लोग क्या पढ़ोगे, सेंट्रीपिटल। तो एफ सी सेंट्रीपिटल से ये ई था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप लोग यहाँ पढ़ लोगे mv² बाई आर। ये क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं, तो इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। समझ बात आ रही है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, तो देखिए आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करा लो। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स फॉर यूजिंग बोहर क्वांटाइजेशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा, बट इसमें वही पूरा है, आपको बस ये आपको पढ़ लेना है। समझ लीजिए आपके चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू रेडियस, आप ये कर लीजिए, आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो हम क्योंकि फोर्स है तो फ्रॉम 1 and 2 फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अगर 1 and 2 को देखोगे तो kz² बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv² बाई आर। यहां तक क्लियर हुआ बात? ये आर से एक आर कट जाएगा तो आपका यहां से आ जाएगा kz² बाई आर इज इक्वल टू mv²। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लो। क्लियर हुआ यहां तक? दिख रहा है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? बात समझ में आई? kz² बाई आर और ये हो गया mv² थर्ड। ठीक, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यूजिंग बोहर क्वांटाइजेशन। ये मैंने आपको पिछले पार्ट्स में पढ़ाया है, आप लोग देख सकते हो जाके, हमारे पार्ट्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एटम्स के पढ़े हुए हैं, उसे देख सकते हो, क्योंकि डिले बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, बट अब आपको प्रॉपर पार्ट्स मिलते रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखना है, यूजिंग बोहर क्वांटाइजेशन। ठीक है, यूजिंग बोहर क्वांटाइजेशन। अगर हम बोहर के क्वांटाइजेशन को यूज करें तो सबने पढ़ा होगा कि बोहर का क्वांटाइजेशन क्या, मैं यहाँ पे करता हूं। ठीक है, तो देखो mv r इज इक्वल टू NH/2 ये आपका जो होता है बोहर का क्वांटाइजेशन होता है, mv r इज इक्वल टू NH/2। इसी को बोलता है कि यूजिंग बोहर क्वांटाइजेशन टू कैलकुलेट द रेडियस फॉर दी हाइड्रोजन एटम्स। ऐसा कुछ भी बोल देगा तो हाइड्रोजन एटम्स के लिए या हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए तो आपका हाइड्रोजन की वैल्यू तो जेड की वैल्यू 1 होती है, वो भी आपको आगे बताता हूँ। तो mvr इक्वल टू कितना हो जाएगा, NH/2। क्लियर हुआ? यहाँ से आप r निकालोगे या फिर आप v निकाल लो। क्या निकाल लो, v। तो जब आप v यहाँ से निकालोगे तो जब v आएगा तो ये NH हो जाएगा, अपॉन का 2 हो जाएगा, और v निकाल लो तो mr यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मानो। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर, किसमें आप पुट करोगे, थर्ड में। तो यहाँ लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 में अगर पुट करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ साइड में। ठीक है, यहाँ पे नोट करता हूँ, ये समझ में आया इतना? फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये है के, दिख रहा है ना, इसको साइड में ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, kz² बाई आर, ठीक, इज इक्वल टू m है और v का स्क्वायर है, v की वैल्यू है क्या, वो रख दो, NH/2 mr का स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? यहां से kz² बाई आर इज इक्वल टू m, स्क्वायर होगा तो n²h² अपॉन का 2, नहीं तो 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 4
पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आई बात? ठीक है। अब हमको क्या करना, मुझको तो आर चाहिए था, देखो तो ये एक आर से ये एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमको तो आर चाहिए, तो ये वाला आर उधर चला जाएगा और ये वाला जो टर्म्स है वो इधर आ जाएगा। ये सबको क्लियर हो रहा है? ये वाला आर मैं इधर भेज दूंगा और ये वाले टर्म्स इधर। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और क्या है के जेड ई स्क्वायर। यहां तक सबको दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ गुड, ठीक है। ठीक, मतलब समझ में आई बात? के जेड स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम एन एच 2 पाई एम। इसका मैंने यहाँ से जो ये वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी वी की जगह पे। समझ बात आ गई? तो जब हमने यहाँ पे पुट कर दी के जेड स्क्वायर बाई आर एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ तक आया क्लियर? अब आर को क्या करना है तुमको, आर इज इक्वल टू, मैं अगर एक बात बोलूं कि इन सारे कांस्टेंट वैल्यूज, क्योंकि देखो m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, आपको लर्न होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है। फिर आपको पता है h इज प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻⁻34, ये भी पढ़े हो आप लोग। ठीक है। मास देखो, और एक m से तो एक m कट जाएगा, ये तो कट कर सकते हो आप लोग। ठीक है। और n तो है k, आपका क्या है, k की वैल्यू पढ़े हो 9 इंटू 10⁻9 होता है। ठीक है। E इज द इलेक्ट्रॉन है और उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ये जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, जब आप इसमें पुट करते हो, पुट कर देता हूं एक बार, तो r इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू है 6.64 इंटू 10⁻34। ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू पता है 3.14 का स्क्वायर कर दीजिएगा, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू के की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है। और क्या बच रहा है, ई, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर। ठीक है। और इंटू यहाँ आपका जेड बच रहा है। जेड क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वेरिएबल वैल्यू है, क्योंकि जेड इज द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो हर एक एलिमेंट्स का अलग अलग होगा ना भाई, हाइड्रोजन का अलग होगा, सोडियम का अलग होता है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। और ये आपके एन तो सेल्स हैं, एन क्या है, सेल है। ठीक है। मतलब मान लो आप फर्स्ट सेल में अगर आपको रेडियस कैलकुलेट, ये फर्स्ट सेल के रेडियस कैलकुलेट करनी तो कैलकुलेट कर लोगे। मान लो सेकेंड सेल की रेडियस कैलकुलेट करनी तो एन तो बदलता रहेगा ना, तो एन भी वेरिएबल है, इसलिए हम उनकी वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। लेकिन हम जो आपके कांस्टेंट टर्म्स है उनकी वैल्यू तो हम रख सकते हैं ना, तो हमने उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो मैं आर एन इज इक्वल टू मान लूँ, क्योंकि नंबर्स हमें पता करने कौन सी सेल में, जब इन सारी वैल्यूज को आप पुट करोगे तो एक नंबर निकल के आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। याद रखना है, ये याद रखना है, इतना कैलकुलेशन करने से अगर बचना है तो उसको याद ही कर लीजिए 0.53, क्योंकि इसको अगर आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो 0.53 अप्रोक्सीमेटली एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम। और ये आपका एन स्क्वायर था तो एन स्क्वायर भी रहता है बाई जेड। ये आप आर एन इक्वल टू फॉर्मूला याद रखिएगा, एन स्क्वायर बाई जेड 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये रेडियस कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है। यहां तक सबको समझिए, जेड लिखा है, टू नहीं लिखा है। ठीक है। ये क्या लिखा है, जेड। मैं बताता हूं, यहाँ पे सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है। पहले आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेडियस कैलकुलेशन आपके हर एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एग्जाम, मतलब अच्छे को एग्जाम जैसे नीट और जेई जैसे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि आपको सेकेंड या थर्ड ऑर्बिट्स में आपको रेडियस कैलकुलेट करके बताइए कितनी होती है, फोर्थ ऑर्बिट्स में कितनी होगी। तो आपको उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बस माइंड में क्लियर रखना है कि आर, बट हमें बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या करना है कि इसका डेरिवेशंस भी पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों फोर्स को इक्वल कर दीजिए। इक्वल कर दिया, फिर वहां से हमने क्या किया, यूजिंग बोहर क्वांटाइजेशन, हमने बोहर के क्वांटाइजेशन को यूज किया, यहाँ से v निकाला। ये v की जो वैल्यू आई हमने देखो यहाँ पे पुट की, इसका फिर स्क्वायर करके सॉल्व किया तो आर एन आ गया एन स्क्वायर जेड 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ये आपकी वैल्यू है। यहाँ पे लिखता हूँ वेयर एन जो होता है वो आपका नंबर ऑफ सेल है। ठीक है। किस सेल की बात करो, नंबर ऑफ सेल, और जेड आपका एटॉमिक नंबर होता है, जेड इज द एटॉमिक नंबर। अगर मैं हाइड्रोजन एटम्स के लिए बात करूंगा, फॉर हाइड्रोजन एटम को आर
n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा n स्क्वायर 0.53 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि जेड जो हाइड्रोजन एटम्स के लिए होता है वो 1 होता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा आगे और भी बताते हैं। ये यहाँ तक नोट हो रहा है ना? ठीक, एक चीज अभी बताते हैं, अभी देखो कैसे, एक चीज इसको नोट कर लेना, एक अभी इसमें एक चीज समझाता हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एटम्स को ही रेडियस कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया है, ये भी बात याद रखना। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, आर एन इज इक्वल टू अभी पढ़ाया 0.53 इंटू आपका एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो मैं अगर कहूं आर एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर, ठीक, मतलब जैसे जैसे हम सेल्स से दूर जाते जाएंगे वैसे ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि रेडियस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि फर्स्ट सेल में रेडियस ज्यादा होगी या फोर्थ सेल में, तो फोर्थ सेल में रेडियस ज्यादा होती है और फर्स्ट सेल में रेडियस कम होती है, क्योंकि फॉर्मूले से दिख रहा है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर। मतलब अगर आप दूर जाओगे एटम से दूर चलोगे तो रेडियस ऑब्वियसली क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड आर एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/z। तो अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या करने लगेगी, एक हिसाब से घटती रहेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस ऐसा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए ही पॉसिबल चीजें हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना है, और जिस एटम की या जिसकी कैलकुलेशन करने के लिए आता है तो आप याद रखना, आप ये फॉर्मूला 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड सेम एज इट इज हाइड्रोजन एटम, या तो हाइड्रोजन का आएगा या हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक कि सबको आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद हम लोग ये इक्वेशंस आपको याद रखना है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर एन स्क्वायर और ये आपका जेड। ठीक है, के जेड स्क्वायर आर इतना। ठीक है, इन इक्वेशंस को यूज करते हुए अभी हम एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे कि बोहर ने क्या बताया है कि एनर्जी कितनी किस सेल में कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, कि जो एनर्जी होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, चलो अभी करते हैं एनर्जी का कैलकुलेशन। ठीक, एक मिनट रुकना। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए इसका क्या करना है, एनर्जी कैलकुलेशन फॉर अ बोहर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए हमें एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। मतलब ये समझना है कि यार जैसे ये आपका एटम है, तो ये इसका न्यूक्लियस था, तो ये इसकी सेल्स हैं। ठीक है, ये इस टाइप की सेल्स हैं। ठीक, तो इन सेल्स में अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े कि यार एनर्जी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे कितनी, तो उसके लिए बोहर ने एक एनर्जी कैलकुलेट करके दिया कि हम उसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी कहाँ पे किस एनर्जी लेवल पे कहाँ पे कितनी एनर्जी होती है। सॉरी, बात समझ में आ गई? तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी आपको बताते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एनर्जी, इस पे सवाल आते हैं, फॉर्मूला आपको कैसे आएगा वो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन को ये करना है कि यहाँ पे आपको एक चीज यूज करनी है। हमें क्या करना है, पहले टोटल एनर्जी किसी भी चीज का अगर टोटल एनर्जी देखा जाए तो सम ऑफ द टू एनर्जी, मतलब नॉर्मली आप देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से मोशन कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो आपको यूज करनी है। और पोटेंशियल एनर्जी यूज करनी है, क्योंकि हमने जस्ट अभी क्लोजेस्ट अप्रोच फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था तो देखा था क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता था, जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, तभी आप लोगों ने क्या कहा था, क्लोजेस्ट अप्रोच का फिनोमेना, वहां से आर नॉट क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ पे भी आपको सेम वैसा ही कुछ करना है। तो देखिए टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे टोटल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैं आपको भी बताता हूं, और हमेशा याद रखना वो फॉर्मूलेस क्या होते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी और प्लस का पोटेंशियल एनर्जी।
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ठीक है। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ टू एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालोगे? आप लोग पता होगा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे हम ये फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसका यूज हेल्प लेते हुए हम फॉर्मूला निकालेंगे। अच्छा देखना, आपने अभी मैं बताता हूँ, आप वहां पे भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको नॉर्मल कंडीशन पता होनी चाहिए आया कैसे। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में इक्वल थे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखते हो, ठीक है, और सेंट्रीपिटल एम वी स्क्वायर बाई आर लिखते हो। ये आर से आर कट गया था, तो के जेड ई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आया। मुझे तो चाहिए ना कि काइनेटिक एनर्जी, तो इस इक्वेशन को डिवाइड अबव इक्वेशन बाई टू, मतलब इस इक्वेशन को मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा, के जेड स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यही तो हो जाएगा, मैंने 2 से। यार हाफ एम वी स्क्वायर ही तो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर ही आपकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आप इसको क्या लिख दोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर। मैंने 2 इधर से डिवाइड नहीं किया, ये गलती करेंगे, इसको कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं था, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। ये आ गया के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर। समझ में आया यहाँ तक की? ठीक। अब इसको इक्वेशन आप मानिए सेकेंड। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या हो जाएगी। ये 2 चार्जेस थे, हमने लिखाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू माइनस का ई बाई आर स्क्वायर। जेड ई इंटू ई माइनस का ये होगा क्योंकि ये माइनस का था, इसलिए हमने इसका जो ये माइनस यहाँ पे लेना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस यहाँ लगा लेना, और ये जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर मैं कहूँ तो इसको तो के पढ़ते हो आप लोग, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। इसको इक्वेशन 3 मानना। देखो काइनेटिक एनर्जी भी पता चल गई, पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल गई, ये वैल्यूज आप टोटल एनर्जी में रख दीजिए जाके। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो के जेड स्क्वायर बाई टू आर होती है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर होती है। अब जरा देखना यहाँ से रिलेशन निकलता है, ये वैल्यूज उठा के पहली क्वेश्चन, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आपका काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के जेड स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और यहां से आप एक सॉरी 2r है तो 2r रख दीजिए, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। माइनस क्या, मैं प्लस लगाऊंगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस होना पड़ेगा, ये बात है, ठीक है। माइनस किया नहीं था, मैंने प्लस ही लिखा है, लेकिन यहाँ माइनस है तो उसकी वजह से, ठीक है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला निकल के आएगा कि, अब एक चीज देखो, यहां से आप एलसीएम लोगे, एलसीएम तो 2r आएगा आपका, आएगा नहीं आएगा 2r, ठीक है। अब इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो कहानी खत्म, यहाँ के जेड स्क्वायर बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर को क्या लिख सकते हो, मतलब भाई आर को इससे 2r से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा ना भाई, 2r ऊपर लिखोगे आर नीचे लिखोगे, आर से आर कट गया, 2 बचा नहीं बचा। अब इस 2 को इससे डिवाइड, तो मल्टीप्लाई 2 के जेड स्क्वायर आ गया। अब एक के जेड स्क्वायर है माइनस 2 के जेड स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचने वाला है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2 के, सॉरी 2 नहीं आएगा, माइनस का के जेड ई स्क्वायर। हाँ तो ये देखो थोड़ा दिक्कत हो गया था, लाइट चली गई थी, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से टोटल एनर्जी जो है वो माइनस के जेड स्क्वायर में यहाँ पे था, तो ये देखिए एलसीएम लिया तो माइनस के जेड स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे आपका 2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। बात समझ में आ गई। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2r। के को यार कभी कभी देखो बुक्स में ऐसे भी लिख देता है कि टोटल एनर्जी जो होता है वो आपका के की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, और जेड स्क्वायर बाई 2r है, कभी कभी ऐसे भी लिख देता है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, के की वैल्यू तो वही है। तो मैं अगर इसको देखूं तो कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -1/2
के जेड ई स्क्वायर बाई आर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अब अच्छा एक चीज बताओ, मैं अगर तुम लोगों से बोलूं एक चीज कि माइनस का है, ये माइनस में यही लगा दूं एक मिनट के लिए, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, तो जरा यहाँ आ जाओ। माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर क्या है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, यहाँ पे आप टोटल नहीं पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन निकल के आएगा 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। क्लियर हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी की 2 टाइम्स होती है। कितनी होती है? 2 टाइम्स। मैंने आपको यहाँ पे देखो दिखाया है, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2 आर आया। यहाँ से टोटल एनर्जी 1/2 माइनस के जेड स्क्वायर, मैंने माइनस के जेड स्क्वायर को देखा तो ये तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ रख दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी की 2 टाइम्स। मान लो अगर मैंने आपसे कहा कि टोटल एनर्जी आपकी 10 दी गई है, 10 है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी को कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट कर देनी है। क्या कर देनी है? वैल्यू पुट कर देनी है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाएगी 20। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मतलब समझ गए ना कि पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी के होते हैं। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट और देखो, आपको एक और फॉर्मूला लिखा है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का के जेडी स्क्वायर बाई 2r। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, के जेडी स्क्वायर बाई 2r क्या है? काइनेटिक एनर्जी, बस माइनस लगा रहे हैं। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आपका माइनस, और इतना टर्म्स को आप लोग क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब कहता ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस टोटल एनर्जी के बराबर होती है। ठीक, मतलब जितनी टोटल एनर्जी होगी उसके आगे बस माइनस लगा दोगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट दोनों चीजें हैं, इन फॉर्मूलेज को लर्न करना है, याद भी रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इज माइनस टोटल एनर्जी, माइनस लगाओगे टोटल एनर्जी के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी। क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी तक तो ये आया, लेकिन अभी इसका मुझे एक्चुअल में जो रिलेशन होता है वो चाहिए, ठीक है? ये तो आपको चीजें लर्न रखनी है, लेकिन जो और कहानी है वो हमें लानी है। वो कैसे आएगी जरा देखना है इस बात को, ये नोट कर लेना सब लोग पॉज करके। आगे देखो कि मैंने टोटल एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला लिखा है माइनस का के जेड ई स्क्वायर बाई का 2r। अब देखो मैंने आर की वहां पे वैल्यू आप लोगों को लिख दिया है, क्योंकि ये वैल्यू वहां पे पुट की जाती है। जो अभी पहले पार्ट में मतलब पीसी पार्ट में हम लोग आर रेडियस कैलकुलेशन किए थे तो उसका एक फॉर्मूला ये आया था, उसके बाद हम लोग वैल्यू सबकी पुट किए थे। के हम लोग वहां पे था, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यूज आप क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो, तो टोटल एनर्जी का हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये टर्म्स कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा जो नीचे। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के, ये जेड और जेड जेड ई स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये ई की पावर 4 हो जाएगा, और ये पाई और ये एम हो जाएगा, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें भी वही करना है, के कांस्टेंट है, वैल्यू बताई थी, ई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है। जब ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर दोगे तो टोटल एनर्जी का रिलेशन निकल के आता है माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना ये फॉर्मूला, ठीक है? ये फॉर्मूला क्या रखना है? याद रखना है कि टोटल एनर्जी माइनस, यहां जब आप जेड की वैल्यू कितनी रखो, मतलब के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और पाई एम, ये सारी जब वैल्यू पुट करोगे तो टोटल एनर्जी का रिलेशन निकल के आएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि इसी रिलेशन का यूज करते हुए आगे वाले हम पार्ट्स में पढ़ेंगे कि कैसे हम रेडबर्ग कांस्टेंट या फर्स्ट, मतलब जो आपकी ग्राउंड स्टेट होगा, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब आपका एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कितनी नेट एनर्जी या वेवलेंथ उसकी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। मतलब ये याद रखना है कि जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जेड स्क्वायर है, और सॉरी डायरेक्टली, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/n स्क्वायर है, ठीक है? ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो क्या होगा कि वैल्यू
बढ़ती जाएगी, लेकिन माइनस में होगी तो वो हम बोलेंगे टोटल एनर्जी जो है वो क्या है हमारी, ज्यादा होती है। मतलब आप जितना दूर चलते चले जाओगे एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, कि माइनस में जितना ही छोटा नंबर वो होगा उतने नंबर वो बड़ा होता है, और जितना ही वो माइनस में बड़ा नंबर होगा उतनी वैल्यू एक्चुअल में छोटी होती है। समझ बात आ गई? तो ये चीज याद रखिए, और फॉर्मूला एक्चुअल में याद रखना है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही टोटल एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन्स की। बात समझ में आ गई? टोटल एनर्जी ये सब और सब हाइड्रोजन एटम्स के लिए हो रहा है, तो जेड अगर रख दोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब आप रख सकते हो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 मतलब एन स्क्वायर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये भी फॉर्मूला जब आप हाइड्रोजन की बात करोगे, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। समझ में आया आप लोगों को? इस पार्ट को जरूर देखिए, अच्छे से देखिए, और भी जो पार्ट्स हैं उसको देखते रहिए, और चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट पार्ट लेके जल्दी आता हूँ। ओके बाय।